वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। अभिराज ने रोशनी को देखा और कहा, तुम सब जाओ, मुझे कुछ काम है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वह सिंहासन कक्ष से बाहर दौड़ गया। रोशनी को उसकी चिंता हुई, लेकिन उसने अभी अभी जो क्षमता दिखाई थी, उसने उसे कोई भी सवाल पूछने से रोक दिया। चिंता से ज्यादा उसे अभिराज की शक्ति पर भरोसा था। अभिराज सिंहासन कक्ष से इसलिए बाहर आया क्योंकि वह उन सभी को पुनर्जीवित करना चाहता था जो मर चुके थे। वे सभी महान क्षमता वाले युवा थे और चूंकि उसके पास उन्हें वापस लाने की शक्ति थी, इसलिए वह उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था। बाहर हर कोई प्रवेश द्वार को घूर रहा था। धीरे धीरे सूर्यवंश परिवार के सदस्य द्वार से बाहर निकले। कालकोठरी के अंदर मौजूद सभी लोग उन्हें रास्ता देने के लिए हट गए क्योंकि अभिराज उस समूह का हिस्सा था। किसी ने भी इस पर बहस करने की हिम्मत नहीं की। प्रताप ने मुस्कान के साथ भीड़ को स्कैन किया, राहत महसूस करते हुए कि विक्रम सहित सभी जीवित थे। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अभिराज उनमें नहीं है, उसकी मुस्कान जम गई। अभिराज अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और उसने रोशनी को देखा। अभिराज कहाँ है? इससे पहले कि रोशनी जवाब दे पाती, विक्रम ने उत्तर दिया, अभिराज भाई ने कहा कि उन्हें कालकोठरी के अंदर कुछ काम है और वह रुक गए। क्या तुम पागल हो? तुम उसे अंदर कैसे छोड़ सकते थे? प्रताप उन पर, यहाँ तक कि रोशनी पर भी दहाड़ा। रणवीर ने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पहले ही अपने परिवार में सभी को बता दिया था कि जो कोई भी कालकोठरी के अंदर अभिराज को मारेगा, वह चांदवंश परिवार का एकमात्र वारिस बन जाएगा। उसे यकीन था कि उसके परिवार के शिकारी अभिराज का काम तमाम कर देंगे। उसे बस यही चिंता थी कि सूर्यवंश परिवार बाद में जवाबी कार्रवाई कर सकता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष जयंत यहाँ मौजूद थे। रोशनी अचानक रोने लगी। ये पहली बार था जब प्रताप ने उसे इस तरह डांटा था, लेकिन वह इसलिए नहीं रोई। वह इसलिए रोई क्योंकि एक भयानक विचार उसके मन में आया। क्या होगा अगर अभिराज कभी बाहर नहीं आया? इस विचार ने उसके दिल को एक गहरे गड्ढे की तरह खोखला कर दिया। दर्द तीखा था और वह अपने आंसू रोक नहीं पाए। प्रताप घबरा गया जब उसने देखा कि उसकी कीमती पोती रो रही है। वह कुछ सांत्वना देने वाला कहना चाहता था, लेकिन रोशनी पहले बोली, दादाजी कृपया मुझे अंदर जाकर उसे ढूंढने दें। वह कालकोठरी की ओर दौड़ने ही वाली थी जब उसने चांदवंश के शिकारियों को बाहर निकलते देखा, जिनमें देव भी शामिल था। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। अगर चांदवंश परिवार बाहर आ गया था, तो अभिराज तत्काल खतरे में नहीं था। युवा मालकिन, युवा मास्टर अभिराज ने कहा था कि उन्हें कालकोठरी के अंदर कुछ काम है। उसने जो क्षमता दिखाई, क्या आपको लगता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत है? श्रद्धा ने उसके बगल में फुसफुसाया। तभी रोशनी शांत हुई। दूसरे परिवार भी राहत महसूस कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि सूर्यवंश परिवार के सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। इसका मतलब था कि कालकोठरी इतनी खतरनाक नहीं रही होगी। लेकिन जब बाकी शिकारी बाहर आए और उनकी संख्या आधी या उससे कम थी, तो उनकी राहत दर में बदल गई। सबका चेहरा पीला पड़ गया। 5 महापरिवारों के 50 सदस्य लापता थे। केवल सूर्यवंश परिवार ही बरकरार था, सिवाय एक के, और वह एक अभी भी अंदर जीवित था। इसकी कोई ना कोई व्याख्या होनी चाहिए। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, देव ने सूर्यवंश के लोगों की ओर इशारा किया। अब जब उसके पूर्वज बाहर थे, तो उसे कोई डर नहीं लग रहा था। पूर्वज, उस अभिराज नाम के आदमी के पास एक खजाना था जो शुरू से ही सभी राक्षसों को मार सकता था, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हम में से 50 मर गए। वहां मौजूद हर संरक्षक से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। आरोप सुनकर उनकी हत्या की मंशा हवा में भर गई। चुप रहो, देव कमीने। युवा मास्टर अभिराज के बारे में बकवास मत करो। अगर वह न होता, तो हम सब मर चुके होते, वरुण चिल्लाया। सभी ने सिर हिलाया। तभी संरक्षकों ने अपनी हत्या की मंशा वापस ली। अध्यक्ष जयंत चुपचाप पूरी बात सुन रहे थे। वह वरुण के पास गए और शांति से पूछा, मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ। वरुण ने गहरी सांस ली और सब कुछ समझाया। वह जितना बोलता गया, बाकी सभी के गले उतने ही सूखते गए। रुको, तुम कह रहे हो कि सिंहासन कक्ष में मौजूद महिला की उपस्थिति मुझसे भी ज्यादा मजबूत थी? क्या तुम्हें यकीन है? अगर यह सच होता, तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचता, जयंत ने भ्रमित होकर पूछा। सर, मैं उसी हिस्से पर आ रहा था। जब हम सब ने सोचा कि हम मर चुके हैं, तो युवा मास्टर अभिराज आगे बढ़े। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वे सभी राक्षस, यहाँ तक कि वह महिला भी, अपनी जगह पर जम गए। इसलिए हमने उन्हें आसानी से मार दिया। अंत में, युवा मास्टर अभिराज ने मिस रोशनी की तलवार से खुद उस महिला को मार डाला। हमारे जाने से पहले, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वह वापस दौड़ गए। जैसे ही वरुण ने अपनी बात खत्म की, पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। हर संरक्षक ने पुष्टि करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को देखा। देव को छोड़कर सबने सिर हिलाया। पूर्वज, मुझे यकीन है कि उस कमीने ने कुछ खजाने का इस्तेमाल किया था। जब उसने उस महिला को थप्पड़ मारा, तो मुझे उससे कोई शक्ति महसूस नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि वह राक्षसों को जमाने और अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहा था। बस इसके बारे में सोचिए। अगर वह खजाना सौंप देता है, तो भविष्य में कालकोठरी के अंदर होने वाली मौतें लगभग शून्य हो जाएंगी। रणवीर की आंखें चमक उठी। लड़का तेज था, यहाँ तक कि जयंत के चेहरे पर भी एक अपठनीय भाव था। अगर यह सच था, तो प्रताप चिंतित हो गए। अगर चांदवंश का लड़का सही था, तो हालात बुरे लग रहे थे।
उन्होंने अध्यक्ष पर एक नजर डाली और जान गए कि जब तक अभिराज खजाना नहीं सौंप देता उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा खजाना जो एक एसएसएस जोड़ राक्षस को जमा सकता था और उपयोगकर्ता की उपस्थिति छिपा सकता था, दुनिया में युद्ध छिड़वाने के लिए काफी था। उन्होंने अपनी कनपटियां रगड़ी। उन्हें अभिराज को इसे सौंपने के लिए मनाना होगा, वरना उनमें से कोई भी सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। रणवीर को गर्व महसूस हुआ। तुमने अच्छा किया, आज से तुम चांदवंश परिवार के एकमात्र वारिस होगे। धन्यवाद पूर्वज। वरुण को भी लगा कि शायद देव सही कह रहा हो, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अभिराज के खिलाफ नहीं जाएगा। पूर्वज, युवा मास्टर अभिराज ने हमारी मदद की, क्या हम कम से कम सूर्यवंश के लोगों की मदद कर सकते हैं? वरुण ने पूछा। विंध्य दादा ने अध्यक्ष की आंखों में देखा और आह भरी। अगर अध्यक्ष कार्रवाई करना चाहते थे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। वह दुनिया के सबसे मजबूत आदमी थे। सभी ने प्रवेश द्वार पर अपनी निगाहें टिकाए रखी, अभिराज के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। अंत में कोई बाहर आया। हर कोई तनाव में आ गया। अगर वह भागने की कोशिश करता तो उसे रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन जो बाहर आया वह अभिराज नहीं था। वह चांदवंश के लापता सदस्यों में से एक था। ये कैसे संभव है? उस महिला ने कहा था कि उसने सभी 50 को मार दिया। सब हैरान होकर फुसफुसाए। फिर लापता हुए लोगों में से और भी अधिक वापस लौटे। अभिराज ने उनके मारे जाने की यादों को मिटा दिया था। अब उन्हें याद था कि उन्हें किसी गुफा में राक्षसों द्वारा पकड़ लिया गया था। वे अपने परिवारों के पास भागे और उन्होंने वही कहानी दोहराई। अब कोई बहस नहीं कर सकता था। किसी ने झूठ नहीं बोला था। राक्षस ने उन्हें जरूर धोखा दिया होगा। अंत में, जिसका सभी को इंतजार था, वह बाहर निकला और उसके पीछे कालकोठरी ढह गई। अभिराज ने सभी को एक ही नजर में देखा और तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। लालच इंसानियत का शाश्वत दोष था। हर अपराध इसी से पैदा होता था। फिर भी वह सूर्यवंश परिवार की ओर इस तरह चला जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। जयंत ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी। वह प्रताप को अभिराज को खजाना सौंपने के लिए मनाने का मौका दे रहा था। वह कोई अनुचित आदमी नहीं था, लेकिन खजाना बहुत कीमती था। रोशनी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह समझ गई कि यह कितना गंभीर हो गया था। प्रताप ने अभिराज को देखा। अभिराज, खजाना अध्यक्ष को सौंप दो। वह इसे इस्तेमाल करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। वह दुनिया की रक्षा के लिए उच्चतम रैंक की कालकोठरियों से लड़ते हैं, उसने दुख के साथ कहा। रोशनी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। अभिराज के साथ उसका अभी तक वह रिश्ता नहीं था। विक्रम ने अपने दिल में आह भरी। अभिराज भाई, आपके पास अभी तक कोई शक्ति नहीं है, फिर भी आपके पास ऐसा खजाना है। यह आपके लिए आपदा लाया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन पूर्वज, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, अभिराज ने भ्रमित नजर से जवाब दिया। आह आह आह, हा हा हा, उस कमीने ने अभी अभी अपनी मौत का फरमान सुनाया है, रणवीर ने फुसफुसाया। प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, सबकी जिंदगी दांव पर है, ध्यान से सोचो। अभिराज ने अंत में अध्यक्ष को देखा और उनकी ओर चला गया। क्या आप वही हैं जो हमें जाने से रोक रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास कोई खजाना है? उसने सीधे पूछा। विक्रम प्रभावित हुआ। इस आदमी ने डर का एक भी निशान नहीं दिखाया। जयंत ने शांति से सिर हिलाया। चूंकि तुम जानते हो, इसे सौंप दो। मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। आखिरकार तुमने कालकोठरी साफ करने में मदद की है। अभिराज हल्के से मुस्कुराया। क्या बढ़िया सौदा है। मैं कालकोठरी साफ करता हूँ और फिर मैं अपना खजाना आपको सौंप देता हूँ। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूँ? क्या मजबूत लोग जो चाहे कर सकते हैं? अगर आप खजाने के लिए किसी को मारते हैं तो आप अंदर के राक्षसों से किस तरह अलग हैं? अभिराज एक धमकाए गए नायक की तरह बोला। वास्तव में वह इस पल का आनंद ले रहा था। सिस्टम ने उसकी यात्रा को सहज बना दिया था, इसलिए उसे कभी भी वास्तविक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। अब उसे धमकाया जा रहा था और उसे यह मजेदार लगा। हमारा काम हो गया, प्रताप ने आह भरी। उनका काम हो गया, दूसरों ने सोचा। हा हा हा, वह अति आत्मविश्वास तुम्हें बर्बाद कर देगा, रणवीर ने कहा। तुम सही हो, मजबूत लोग जो चाहें ले लेते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम कमजोर हो, जयंत ने शांति से कहा। अभिराज ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तो फिर मास्टर, आप उसे नहीं मार सकते। वह मूल आयाम की इकाई से जुड़ा हुआ है और हमें नहीं पता कि उसका समर्थक कितना शक्तिशाली है। अगर वह सूर्यवंश परिवार या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा? मास्टर, बस वैसा ही एक खजाना बनाएं और उसे अभी के लिए दे दें। जब आप चौथे आयामी प्राणी में प्रगति कर लेंगे तो मैं आपको पहले की तरह 3 और प्रोटोकॉल प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा और उसके साथ आप 15वें आयाम तक युद्ध करने में सक्षम होंगे। इसलिए यदि वह कुछ अजीब करने की कोशिश करता है तो आप उसे मार सकते हैं। बहुत अच्छा, तो फिर, अभिराज ने आह भरी। वह अभी भी अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं था। इसके विपरीत, उसे पूर्ण निम्न स्तर के लोगों के नेता के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। चौथे आयाम से सच्ची आरोहण शुरू होती थी। बहुत अच्छा अध्यक्ष, मैं भविष्य में आपकी सलाह याद रखूंगा। अभिराज ने सभी चीजों का निर्माण का उपयोग करके एक ऐसा घन बनाया जिसमें उन्होंने बताई गई समान विशेषताएं थीं। यह उपयोगकर्ता की उपस्थिति को छिपा सकता था और 12वीं श्रेणी तक के राक्षसों को रोक सकता था। ये रहा आपका खजाना और मुझे यह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में मिला। अभिराज ने वह खजाना उन्हें सौंप दिया।
जयंत ने घन लिया, जैसे वह उसका विश्लेषण कर रहा हो। कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और फिर उसे अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा। जहां तक योगदान की बात है, सूर्यवंश परिवार अनातोलिया साम्राज्य की राजधानी के 6 परिवारों का नेता बन जाएगा। जयंत आसमान में गायब हो गया। प्रताप ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि अभिराज ने खजाना सौंप दिया। मुझे माफ कर दो अभिराज, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे खजाने की रक्षा नहीं कर सका। प्रताप ने उसके सामने गहरे झुककर कहा। अभिराज जल्दी से उनके पास गया। कृपया ऐसा न करें पूर्वज, मैं समझ सकता हूं कि आप ये परिवार के लिए कर रहे थे। अभिराज ने उन्हें ऊपर उठाया। रणवीर ने अभिराज को इतनी आसानी से खजाना सौंपते हुए देखकर ठंडी सांस ली। फिर वे सब उस जगह से चले गए। भाई, तुमने सही फैसला लिया है। अगर तुम जीवित हो तो जिंदगी तुम्हें ऐसे और भी खजाने हासिल करने के कई मौके देगी। विक्रम उसके पास आया और उसे सांत्वना दी। अभिराज बस उसे देखकर मुस्कुराया। फिर वे हवेली पर पहुंचे। अभिराज अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अंधेरे आयाम में जाना चाहता था, जो प्रकाश आयाम के विपरीत आयाम जैसा था और एक शुद्ध तीसरा आयाम था, इस सुपर आयाम की तरह नहीं। इसलिए उसे 25 दिनों के भीतर उस आयाम में रोशनी के 2 आत्मा अंशों को ढूंढना होगा। प्रगति करने के बाद वह फिर से तीसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि वह इस रोशनी को अपने साथ आने के लिए कैसे मनाएगा। वे आज ही मिले थे। अभिराज अपनी कनपटियों की मालिश कर रहा था। उसके पास कोई विचार नहीं था। अरे सिस्टम, ये दुनिया इतनी तेजी से चलती है कि बाहर का एक दिन अंदर के 10 साल होता है, तो फिर यह रोशनी सिर्फ 16 साल की कैसे है? क्या उसका जन्म उसी पल हुआ जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया? मास्टर, आप बहुत सवाल पूछते हैं। अभिराज ने एक चिढ़ भरी आवाज सुनी। इसे फिर से क्या हो गया? अभिराज चुपचाप सोचने लगा। बहुत अच्छा, तो फिर मैं तब तक इस दुनिया में रहूंगा जब तक रोशनी को मुझसे प्यार नहीं हो जाता। अभिराज ने यह फैसला किया। रोशनी, क्या तुम मुझे शहर दिखाओगी? अभिराज ने अचानक रोशनी से पूछा, जो बस यही सोचकर उदास थी कि अभिराज शायद इतना कीमती खजाना खोने के बाद अभी पूरी तरह से तबाह हो गया होगा। जब उसने अभिराज के शब्द सुने तो रोशनी की आंखें तुरंत चमक उठी। बेशक, मैं दिखाऊंगी। आखिरकार तुम मेरे पिछलग्गू हो। रोशनी तुरंत खुश हो गई। अभिराज बस सिर हिला सका। मिस रोशनी, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? मैं भी आपका पिछलग्गू बन सकता हूँ, विक्रम ने बगल से कहा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, रोशनी और अभिराज दोनों ने एक ही समय में कहा। रोशनी तुरंत शर्मा गई और बात करना बंद कर दिया। नालायक, तुम यहाँ एक दिन के लिए आए हो और पहले से ही मेरी प्यारी पोती पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। खून। प्रताप ने ठंडी सांस ली। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? वह बस मेरा पिछलग्गू है। उसकी बॉस के रूप में मुझे उसे शहर दिखाना चाहिए। रोशनी का चेहरा और गर्दन सब लाल हो गए। ये तो गया गुजरा मामला है। प्रताप बस दुख से आह भर सका। उसकी पोती पहली नजर के प्यार की कहानी से गुजर रही थी। तुम बेहतर तरीके से अभ्यास करो और जल्द ही शक्तिशाली बनो, वरना अगर तुमने अपनी कमजोरी के कारण उसे रुलाया तो मैं खुद तुमसे निपटूंगा। अभिराज और विक्रम, तुम दोनों को निर्वाण क्षेत्र में जाना चाहिए, जो 7 दिनों में खुलने वाला है। वहां तुम कम समय में बहुत शक्तिशाली बन पाओगे। निर्वाण क्षेत्र क्या है पूर्वज? क्षेत्र शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा अपनी खेती या किसी और चीज के लिए बनाई गई एक गुप्त दुनिया है। उन क्षेत्रों के अंदर कई अवसर हैं। निर्वाण क्षेत्र दुनिया के सबसे महान क्षेत्रों में से एक है, जो हर 50 साल में खुलता है। हालांकि अभिराज ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह रोशनी के साथ डेट का आनंद लेने की योजना बना रहा था। नालायक, तुम दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हो? प्रताप ने गुस्से से पूछा। मेरी प्रतिभा कम है। अगर मेरे पास एसएसएस रैंक की प्रतिभा होती तो मैंने इस नालायक से कहीं ज्यादा दिलचस्पी दिखाई होती, अभिराज ने शांति से कहा। तुम जानते हो भाई, मेरे पास एसएसएस रैंक की प्रतिभा है। मैं भविष्य में तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनूंगा। तुम मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाते। अगर मैंने तुम्हें बाद में धमकाया तो मुझे दोष मत देना, विक्रम ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। विक्रम, याद रखना, कर्म एक कुतिया है। अगर तुम आज कमजोर को धमकाते हो तो तुम्हें कल धमकाया जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना कम कर्म इकट्ठा करने की कोशिश करो। ये भविष्य में तुम्हारी मदद करेगा, अभिराज ने थोड़ी सलाह दी। आप एक साधु की तरह बात कर रहे हैं भाई, विक्रम हंस पड़ा। अभिराज ने और कुछ नहीं कहा। इस नालायक को इतना जीवन ज्ञान कहाँ से मिला? यह मुझसे ज्यादा परिपक्व है, प्रताप ने खुद से सोचा। वे जल्द ही सूर्यवंश संपत्ति पर उतर गए। पहले ही रात हो चुकी थी, इसलिए किसी ने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि हर कोई थका हुआ था। अभिराज को एक वीआईपी गेस्ट रूम सौंपा गया। वह अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए कमरे के अंदर गया। मास्टर, मेरा सुझाव है कि आपको अनंत की तलवार की पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहिए। हमें आपकी चौथी धुरी को जगाने के लिए जिस विधि का उपयोग करना है, उसके लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। क्या ऐसा है? मुझे विस्तार से बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मूल आयाम में एक प्राचीन क्षेत्र है। कोई नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यहाँ तक कि मूल प्राणी भी नहीं। उस क्षेत्र में आरोहण का एक टॉवर है। कोई भी 27वीं श्रेणी का व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकता है, बेशक उन्हें उसका स्थान ढूंढने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। उन्हें वहां प्रवेश करना होगा और लड़ना होगा। टॉवर में कुल 36 मंजिलें हैं। वे जितना ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उनकी चौथी धुरी उतनी ही शक्तिशाली होगी। अनगिनत मूल प्राणी हैं जिन्होंने अपनी चौथी धुरी वहां से बनाई है।
यहाँ तक कि मैंने भी अपनी चौथी धुरी वहां प्राप्त की थी। लेकिन प्रत्येक स्तर जबरदस्त रूप से खतरनाक होगा। तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मास्टर, प्राचीन इतिहास में रिकॉर्ड है कि अस्तित्व के सबसे शक्तिशाली प्राणी, इन सभी व्यक्तिगत आयामों के निर्माता ने भी अपनी चौथी धुरी वहां से जगाई थी। लेकिन वह भी 30वीं मंजिल तक ही चढ़ पाया था। लेकिन आप अलग हैं मास्टर। अगर आप स्वाभाविक रूप से अपनी चौथी धुरी जगाते, तो मुझे लगता है कि यह 30वीं मंजिल से भी ज्यादा शक्तिशाली होती। इसलिए मैं चाहता था कि आप इसे स्वाभाविक रूप से बनाएं, लेकिन अब जब आप इसे तेजी से करना चाहते हैं, तो मैं आपको वहां ले चलूंगा। आपको जितना हो सके उतना ऊंचाई तक चढ़ना होगा मास्टर, आपके पास ऐसा करने के लिए केवल 5 दिन होंगे। आखिरकार अभिराज समझ गया कि उसके सिस्टम ने उसे इतनी तैयारी करने के लिए क्यों कहा था। युमिको, उसे निचले आयाम में और न उतरने के लिए कहो। मैंने पहले ही अपने 6 आत्मा अंशों को मिला लिया है, और एक बार जब वह इसे छोड़ देगा तो मैं भी इसके साथ मिल जाऊंगी। मैं उसके सभी दोस्तों और परिवार को मूल आयाम में ला रही हूँ। मैं वहां उसका इंतजार करूंगी। उसे ज्यादा समय न लगाने के लिए कहो। अचानक अभिराज के सिस्टम को मूल रोशनी से एक संदेश मिला। हालांकि वह अब युमिको तक नहीं पहुंच सकती थी, फिर भी वह अभिराज को आसानी से ढूंढ सकती थी। इसीलिए वह प्रकट हुई और अभिराज के मूल स्रोत में संदेश पहुंचाया। ठीक है मालकिन, अपना ध्यान रखें। मैं मास्टर को जल्द ही वहां लाऊंगी। मुझे यकीन है कि अब जब वह सभी बंधनों से बच निकला है, तो वह एक उल्कापिंड की तरह उदय होगा। धन्यवाद। अभिराज की प्रगति उसके दोस्तों और परिवार के कारण धीमी हो गई थी। मूल आयाम उसका इंतजार कर रहा था और उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, फिर भी वह उसे यह नहीं बता सकती थी। अब जब रोशनी ने अभिराज के भावनात्मक बोझ को अपने साथ ले लिया था, तो अभिराज तनाव के बिना विकसित होने के लिए स्वतंत्र था। मास्टर, आपको अब निचले आयाम में उतरने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मालकिन के पास एक गहरा रहस्यमय पृष्ठभूमि है, और आप अभी तक उनकी कहानी सुनने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन अगर आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको और मजबूत होना होगा। आइए हम इस दुनिया को छोड़ दें। हमें अपनी प्रशिक्षण योजना शुरू करनी चाहिए। आपने पहले ही बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। अभिराज अभी भी सोच रहा था कि वह अपनी अनंत की तलवार को पूरी तरह से कैसे अनलॉक कर सकता है। उसने इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था और उसके बाद कभी नहीं किया। लेकिन अचानक उसने सिस्टम की आवाज सुनी और उसके अंदर एक झटका लगा। वह जानता था कि रोशनी की पृष्ठभूमि रहस्यमय और शक्तिशाली थी, फिर भी उसने कभी नहीं समझा था कि यह वास्तव में कितना जबरदस्त था। किस तरह की प्रशिक्षण योजना? अभिराज ने अपने मन को शांत करने के बाद पूछा। सबसे पहले, आपको अपने आंतरिक आयामी कानून, अस्तित्व के कानून को पूरी तरह से समझना होगा। अन्यथा, आप एक शक्तिशाली चौथी धुरी को जगाने में सक्षम नहीं होंगे। फिर आपको अनंत की तलवार की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की आवश्यकता होगी। इसने आराम करना समाप्त कर दिया है। अब से, ये हर दिन आपके साथ रहेगा। आप मुझे इस प्रशिक्षण के लिए ठीक ठीक कहाँ ले जा रहे हैं? मैं तीसरे आयामी स्तर पर पहले से ही सर्वशक्तिमान हूँ, अभिराज ने भ्रम के साथ पूछा। हम उस टॉवर के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहाँ, आप समझेंगे कि आप कितने गलत हैं। मूल प्राणियों के कई परिवार के सदस्य वहाँ जाते हैं। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है तो, चलते हैं। मास्टर, याद रखें कि वहाँ शांत रहें। वे सभी मूल परिवारों के सदस्य होंगे, क्योंकि केवल मूल प्राणियों के पास ही स्वेच्छा से प्रवेश करने का अधिकार है, कुछ भाग्यशाली अपवादों के साथ। मास्टर, 27वीं श्रेणी केवल शुरुआत है। एक बार जब आप अपनी चौथी धुरी जगा लेंगे, तभी आपको अस्तित्व की भव्य योजना में कोई महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसके साथ ही अभिराज अपने कमरे से गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, रोशनी भी गायब हो गई। इसके अलावा रोशनी और अभिराज की उपस्थिति दुनिया से पूरी तरह से मिटा दी गई, यहाँ तक कि सूर्यवंश परिवार से भी। अभिराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अंतरिक्ष में तैर रहा है, फिर भी अंतरिक्ष हमेशा की तरह अंधेरा नहीं था। ये दूर के प्रकाश स्रोत से प्रकाशित था। वह प्रकाश के उस स्रोत की ओर चलने लगा। जब वह उसके पास पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक द्वार था, क्योंकि इसके परे वह पेड़, मिट्टी और एक खुला आसमान देख सकता था। अभिराज ने इस पर अपना पहला कदम रखा। बूम! उसे ऐसा लगा जैसे वह एक साधारण इंसान है जिसके ऊपर एक पहाड़ कुचल रहा है। क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त था। ये जगह क्या है? मेरे पास 100 सेक्सटिलियन आयामी स्तर की शक्ति है, तो केवल गुरुत्वाकर्षण मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है? अभिराज हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी तलवार बाहर निकालो। यहाँ आने वाले हर सदस्य को इस दबाव का सामना करने के लिए किसी तरह का खजाना ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि उन भाग्यशाली लोगों के पास भी जो मूल परिवारों से नहीं है, उनके पास भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि उन्हें चुना जा सकता है। और उनमें से हर कोई इस जगह के लिए योग्य होने के लिए एक पूर्ण शिखर श्रेणी का राक्षस है। आपकी तलवार यहाँ के दबाव को अवशोषित करेगी, और उस दबाव का उपयोग करके यह अपनी क्षमता को अनलॉक करेगी। और केवल तभी जब आपके पास चौथे आयामी स्तर की शक्ति होगी, तभी आप इस दबाव का खुद सामना कर पाएंगे। अभिराज ने तुरंत अपनी मार्शल आत्मा, अनंत की तलवार को बाहर निकाला। जैसे ही यह बाहर प्रकट हुई, यह अपने चारों ओर सब कुछ अपनी उपस्थिति की घोषणा करना चाहती थी, फिर भी एक निश्चित ऊर्जा ने जबरन इसकी आभा को दबा दिया। ये युमिको थी। वह किसी को भी इसके अस्तित्व को महसूस करने नहीं दे सकती थी। अगर मूल परिवार के किसी व्यक्ति ने इसे खोज लिया, तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह की आपदा आ सकती है।
शायद उस परिवार का मूल प्राणी व्यक्तिगत रूप से तलवार को जब्त करने के लिए हस्तक्षेप करेगा। लेकिन युमिको इसे केवल इसलिए दबा सकती थी क्योंकि वह अब अभिराज के मूल स्रोत से शक्ति खींच रही थी। अगर उसने अपने अपग्रेड से पहले इस विधि का प्रयास किया होता तो वह तलवार को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती। तलवार अभिराज के पीछे तैरने लगी और तुरंत उसके शरीर से जबरदस्त दबाव गायब हो गया। मास्टर, जहां आप पसंद करें वहां बैठें और अपने कानून की समझ शुरू करें। यदि आप बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ के कानून आपके द्वारा पहले देखे गए किसी भी चीज की तुलना में असीम रूप से अधिक जटिल और परिष्कृत हैं। अभिराज ने चारों ओर देखा। अब जब दबाव चला गया था तो वह अंत में अपने चारों ओर की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक पौराणिक प्रकार की सुंदरता थी, कुछ जो अवतार फिल्म की याद दिलाती थी। फिर भी उस दुनिया की भव्यता भी इस क्षेत्र की तुलना नहीं कर सकती थी। ये जगह कहीं ज्यादा लुभावनी थी। अभिराज एक रंगीन मशरूम के बगल में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अस्तित्व का कानून 60%। उसने सक्रिय रूप से कानून को तब से नहीं समझा था जब से यह बना था। 60% समझ इसलिए थी क्योंकि उसने खुद कानून बनाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति और अंतर्निहित तंत्र के आधे से अधिक को समझता था। अभिराज खेती मोड में डूब गया। उसकी तलवार भी अपनी खुद की खेती में लगी हुई थी। इसने केवल स्तर 4 तक अनलॉक किया था, जो 500 गुना प्रवर्धन प्रदान कर सकता था। हालांकि इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इसे स्तर 9 तक पहुंचना था। इस बीच रहस्यमय क्षेत्र में जहां टॉवर खड़ा था, बूढ़े पुरुषों का एक समूह एक साथ बैठा था। उनके शरीर में ऊर्जा का एक औंस भी नहीं बचा था। वे सभी मूल आयाम के 36वें आकाश से थे। प्रत्येक उन परिवारों से संबंधित थे जिनके पूर्वजों में एक मूल प्राणी शामिल था। अजीब, मुझे एक पल के लिए एक भयानक आभा महसूस हुई। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे कुछ इस पूरे आरोहण के क्षेत्र को काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि एक मूल प्राणी भी इसे नष्ट नहीं कर सकता है। शायद मैं गलत था, उसने कहा, अपनी आंखें फिर से बंद करते हुए। आरोहण के इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून इतना शक्तिशाली था कि यह उसके जैसे किसी को, एक 10वें आयामी प्राणी को, उनके अपने अस्तित्व के स्रोत को समझने में मदद कर सकता था, जो एक उच्च आयामी प्राणी बनने के लिए अगला मौलिक कदम था। फिर भी घटना एक भ्रम नहीं थी। हर संरक्षक जो अपने युवा उम्मीदवारों के साथ यहाँ आया था, उसने उसी घटना का अनुभव किया था। हालांकि हर किसी ने मान लिया था कि यह केवल एक संयोग था। दिन बीत गए। 20 दिनों के बाद अभिराज ने अंत में अपने अस्तित्व के पूरे कानून को समझ लिया। अस्तित्व का कानून 100%। मास्टर अभिराज। शरीर चौथा आयाम 10 लाख ग्रे सील। आत्मा चौथा आयाम 10 लाख ग्रे सील। प्रतिभा अनंत समझ। सिस्टम क्षमता सभी चीजों का निर्माण। कानून को पूरी तरह से समझने के बाद उसने 10 मिलियन गुना से अधिक की वृद्धि हासिल की और उसकी शक्ति चौथे आयाम के दायरे में प्रवेश कर गई थी। इतना ही नहीं, अब उसके पास 10 लाख ग्रे सील की शक्ति थी। एक ग्रे सील 10 गुना शक्ति। मास्टर, आपके लिए भविष्य की खेती में एक आसान रास्ता होगा। अस्तित्व का ये कानून उच्च आयामों में आपकी सबसे मजबूत शक्तियों में से एक बन जाएगा। अभिराज ने कुछ नहीं कहा। उसका पूरा आचरण बदल गया था, जैसे उसने अनगिनत युगों का जीवन देखा हो। वह शांति और स्थिरता बिखेर रहा था। उसने अपनी अनंत की तलवार को देखा, जो अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। इसकी क्षमता पूरी तरह से अनलॉक हो गई थी। अभिराज ने मूठ पकड़ ली और तुरंत महसूस किया कि अगर उसने पर्याप्त शक्ति लगाई तो वह इस क्षेत्र को काट सकता है। यह एक ऐसी अनुभूति थी कि कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। असंभवता अब उसके दिमाग में मौजूद नहीं थी। तुम बहुत आत्मविश्वास में हो मेरे दोस्त, लेकिन अभिराज की तलवार के रूप में तुम्हें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। चलो मूल परिवारों के कुछ जीनियस से मिलते हैं, अभिराज ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। अभिराज उस दिशा में चलने लगा जिसका उसके सिस्टम ने उसे निर्देश दिया था। वह चलते हुए दृश्यों का आनंद ले रहा था। उसके सामने आकाशगंगा के आकार की एक नदी थी। पानी क्रिस्टल साफ था और रात के आकाश के नीचे बेहद सुंदर लग रहा था। क्या मूल परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और जितना चाहे उतना खेती कर सकता है? नहीं, एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक बार टॉवर को चुनौती देने के लिए यहाँ आ सकता है, और उन्हें एक शिखर श्रेणी का 27 जीवन रूप होना चाहिए। पहुंचने के बाद वे 6 महीने तक यहाँ खेती कर सकते हैं, फिर उन्हें आरोहण टॉवर को चुनौती देनी होगी। चाहे वे सफल हो या असफल, उन्हें फिर से यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे एक और उम्मीदवार के साथ एक संरक्षक के रूप में वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें कम से कम एक 5वें आयामी प्राणी होना चाहिए। ये समझ में आता है? तो एक तरह से वे संरक्षक असली विजेता हैं, है ना? नहीं, एक संरक्षक केवल एक बार आ सकता है। यह मुख्य मुद्दा है। हालांकि मूल परिवारों में अनगिनत जीनियस पैदा हो सकते हैं, उनके पास हर किसी को यहाँ भेजने के लिए पर्याप्त संरक्षक नहीं है। कोई भी मूल परिवार स्वेच्छा से अपने बच्चों को यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं भेजेगा, लेकिन कुछ अधिक लोग फिर भी आते हैं और मर जाते हैं। एक और बात, यहाँ मारना पूरी तरह से अनुमत है, लेकिन केवल उम्मीदवार ही कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी संरक्षक कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो अगर वे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो एक संरक्षक भेजने का क्या मतलब है? वे दूसरों पर हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने लोगों की रक्षा के लिए बाधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ओह, अभिराज बुदबुदाया। युमिको अभिराज को जितना हो सके उतना जानकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठीक है, मैं समझता हूँ, अभिराज ने शांति से कहा और नदी पार करना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, वह नहीं उड़ सका। यहाँ किसी को भी उड़ने की अनुमति नहीं है, सिवाय मूल प्राणियों के। तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था, अभिराज ने बुदबुदाया, निःशब्द होते हुए। फिर उसने अपनी निर्माण क्षमता से एक नाव बनाई और उस पर सवार हो गया। इसकी सुपरफास्ट गति पर भी नदी पार करने में 2 दिन लगे। अभिराज विपरीत दिशा में जमीन पर उतर गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने कई युवा पुरुषों और महिलाओं को वहां खेती करते देखा। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक संरक्षक खड़ा था। अभिराज ने उनके शक्ति स्तरों को देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। वे संरक्षक सभी 10वें आयामी प्राणी या उससे अधिक थे। लेकिन यह मुख्य चिंता नहीं थी। असली झटका वहां खेती कर रहे युवाओं की शक्ति से आया। उनमें से प्रत्येक के पास बिना किसी मुहर के 4थे आयामी प्राणी के समान शक्ति स्तर था। ये इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? क्या इन सब के पास सिस्टम है? मास्टर, उनकी नसों में एक मूल प्राणी का रक्त प्रवाहित हो रहा है। जब कोई उच्च दायरे में आरोहण करता है, तो उनका रक्त भी आरोहण करता है, जिससे उनकी वंशावली में सभी को बढ़ी हुई शक्ति मिलती है। ये युवा कौन है? वह मूल परिवार के किसी व्यक्ति जैसा नहीं दिखता, संरक्षकों में से एक ने पूछा। शायद वह एक भाग्यशाली सितारा है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला आखिरी भाग्यशाली व्यक्ति युगों पहले ऐसा कर चुका था और वह पहले ही एक मूल प्राणी के दायरे में प्रवेश कर चुका है। अरे, मैं टॉवर को कब चुनौती दे सकता हूँ? अभिराज ने पूछा। आप चाहें तो अभी उसे चुनौती दे सकते हैं। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे प्रक्रिया बताओ, अभिराज ने उत्सुकता से कहा। मास्टर, बस जोर से चिल्लाओ कि आप टॉवर को चुनौती देना चाहते हैं। वे आपको सीधे वहां टेलीपोर्ट कर देंगे। अभिराज चिल्लाने के लिए खुद को तैयार किया। यह क्या कर रहा है? क्या ये यहाँ आते ही चुनौती देना चाहता है? क्या यह नहीं समझता कि यह जगह कितनी कीमती है? क्या इसे नियमों का पता नहीं है? युवा मित्र, क्या तुम तुरंत टॉवर को चुनौती देने जा रहे हो? क्या तुम पहले यहाँ खेती नहीं करना चाहते? 6 महीनों में तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, एक दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, वरिष्ठ, आपके दयालु अनुस्मारक के लिए। लेकिन मैं पहले ही 3रे आयामी स्तर पर शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मेरे लिए यहाँ खेती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 4थे आयाम में प्रगति करने के बाद मैं अगले 5 महीनों के लिए यहाँ खेती करूंगा। अभिराज ने यह अभिमानी शब्द कोमल मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि सफलता निश्चित थी। क्योंकि हर कोई यहाँ सफल नहीं हो सकता था। खून, कैसा गंवार है। अगर तुम मजबूत नहीं बनते हो, तो तुम केवल थोड़ा सा आरोहण करोगे और एक नाजुक नींव होगी। ये देखते हुए कि तुम एक भाग्यशाली हो, मैं ये सलाह देता हूँ, टॉवर को चुनौती देने से पहले यहाँ ठीक से खेती करो। नींव ही मुख्य चीज है, एक और बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा। धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, अभिराज ने जवाब दिया, फिर से टॉवर को बुलाने की तैयारी करते हुए। ये भाई बहुत आत्मविश्वास में लगता है। तो क्यों न मेरे साथ एक प्रतियोगिता हो? अचानक कोई उसके पीछे प्रकट हुआ। मास्टर, उसके आसपास बेहद सावधान रहें। उसके पास भी एक सिस्टम है, लेकिन मैं उसकी उत्पत्ति का निर्धारण नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि यह मेरे जितना ही शक्तिशाली है, या शायद उससे भी ज्यादा। अभिराज की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है? तो क्या वह मुझसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि के लिए डेस्टिन है? जरूरी नहीं, मास्टर, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। अपग्रेड से पहले मैं भी कमजोर थी। मैं तुम्हें अपनी पिछली शक्ति से शुरू से ही 4थे आयाम के अत्याचारी जितना शक्तिशाली बना सकती थी। फिर तुम्हें खुद से खेती करनी पड़ती। लेकिन अब, इस अपग्रेड के बाद, मैंने उस सीमा को तोड़ दिया है और एक सच्चा अनंत सिस्टम बन गई हूँ। हालांकि, मास्टर, मेरे जैसे अन्य संस्थाएं हो सकती हैं जो शक्तिशाली हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मेजबान आपसे आगे निकल जाएंगे। आप खास हैं। क्या वह तुम्हें महसूस कर सकता है? अभिराज ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, वह नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मेरे अपग्रेड से पहले मिले होते, तो मुझे यकीन है कि आपके रहस्य पूरी तरह से उजागर हो गए होते, युमिको ने चिढ़ाते हुए कहा। अभिराज ने उस युवा को देखा, जिसकी ताकत 100 मोहरों के साथ 4थे आयामी स्तर के समान थी। तुम क्या देख रहे हो भाई? क्या हम शुरू करें? उस आदमी ने फिर से पूछा। जरूर, लेकिन विजेता के लिए इनाम क्या होना चाहिए? हम अपना बचा हुआ समय दांव पर लगाएंगे। मेरे पास इस क्षेत्र में 5 महीने बचे हैं। अगर मैं हारता हूं, तो तुम्हें 5 महीने मिलते हैं। अगर तुम हारते हो, तो बस एक सवाल का जवाब दो या मुझे अपना बचा हुआ समय दो, युवा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यकीन था कि यह आदमी सामान्य नहीं था, लेकिन उसका सिस्टम विसंगति का पता नहीं लगा सका। ये पहली बार था जब खेती शुरू करने के बाद ऐसी कोई चीज हुई थी, और वह अभिराज को समझना चाहता था। क्या ये किया जा सकता है? अभिराज ने अपने सिस्टम से पूछा। हाँ, मास्टर, ये किया जा सकता है, लेकिन यह एक प्रतियोगिता के माध्यम से और विभिन्न रक्त रेखाओं से होना चाहिए। अभिराज ने सिर हिलाया। मजेदार लगता है, चलो करते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को चुनौती देने वाले थे, किसी और ने हस्तक्षेप किया। अभिराज का शांत, साधु जैसा आचरण निराशा से लगभग ढह गया। वह जोर से कोसना चाहता था। माफ करना, सज्जनों, अगर आप 5 और दिनों तक इंतजार करेंगे, तो मैं भी इस मजे में शामिल होना चाहूंगा। आपके नुकसान के मुआवजे के तौर पर, आप में से हर एक के लिए 1 अरब मूल पत्थर कैसा रहेगा? क्या यह उचित लगता है? एक बेहद सुंदर आदमी ने कहा, लगभग अभिराज के स्तर का, मुस्कुराते हुए। मैं सहमत हूँ, नए आदमी ने तुरंत कहा।
ठीक है, उचित लगता है। अभिराज ने सिर हिलाया। शानदार, मास्टर होंग, कृपया उन्हें उनका इनाम दें। युवा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मैं भी। जल्द ही हर कोई शामिल हो गया। एक मूल परिवार के बच्चे के रूप में जीवन आमतौर पर उबाऊ होता था, इसलिए इस छोटी सी प्रतियोगिता ने तुरंत उन्हें इंट्रीग किया। मूल परिवारों से 12 लोग थे। इस प्रकार अभिराज और नए आदमी को 14 अरब मूल पत्थर मिले। उनके संरक्षक निःशब्द थे। अभी उन्होंने अभिराज को उचित नींव बनाने की सलाह दी थी, लेकिन अब उनके अपने लोग भी यही काम करना चाहते थे। लेकिन उनमें से हर एक के पास शुरू से ही शक्तिशाली नींव थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये देखने का एक अच्छा मौका हो सकता है कि विजेता कौन होगा और बचा हुआ सारा समय कौन जीतेगा। मास्टर अभिराज। श्रेणी 27। शरीर चौथा आयाम 1320 लाख ग्रे सील। आत्मा चौथा आयाम 1320 लाख ग्रे सील। प्रतिभा अनंत समझ। सिस्टम क्षमता सभी चीजों का निर्माण। अभिराज की शक्ति पिछले 5 दिनों में एक असाधारण स्तर तक बढ़ गई थी। मूल आयाम के सभी लोगों ने भी अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। क्या हम शुरू करें? सिस्टम वाले युवा ने बात की। उसकी आंखें अपने आसपास के लोगों को स्कैन कर रही थीं। उसका नाम अर्नव नभस था। हाँ, एकजुट प्रतिक्रिया आई। हम टॉवर को चुनौती देने के लिए एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव करते हैं। इनाम हारने वालों का बचा हुआ सारा समय विजेता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अर्नव की आवाज आत्मविश्वास के साथ गूंज उठी। दूसरों ने सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। अनुरोध स्वीकार किया गया। संरक्षक की आवाज गूंज उठी जैसे ही चुनौती स्वीकार की गई। पल भर में 36 मंजिलों वाला एक टॉवर उनके सामने प्रकट हो गया, क्षितिज के खिलाफ ऑमनसली खड़ा था। यह मुख्य टॉवर की एक प्रतिकृति थी, जिसका वास्तविक स्थान अज्ञात रहा। हर कोई अपनी स्थिति में बस गया, प्रतियोगिता के सामने आने का इंतजार कर रहा था। पहली मंजिल हल्की चमक उठी, ये संकेत देते हुए कि कोई भी अभी तक दूसरी मंजिल पर नहीं चढ़ा था। अभिराज की आंखें झटके से खुल गईं। वह एक असीम दायरे के भीतर खड़ा था, उसकी विशालता बिना किसी सीमा के लग रही थी। चाहे उसके चौथे आयामी इंद्रियां कितनी भी दूर क्यों न पहुंची, उसे कोई सीमा नहीं मिली। सिस्टम, मैं यहाँ वास्तव में किसके खिलाफ हूँ? अभिराज ने पूछा, जिज्ञासा उसके भीतर बबलिंग कर रही थी। मुझे नहीं पता, मास्टर। मुझे बस इतना पता है कि एक बार जब वे यहाँ से निकल जाते हैं तो किसी को भी याद नहीं रहता कि यहाँ क्या होता है। यह रहस्यमय है, अभिराज ने बुदबुदाया। उसकी रुचि बढ़ गई। ठीक है, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। बूम, हवा एक हिंसक शक्ति के साथ फट गई और उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, एक चिकना उन्नत युद्ध सूट पहने हुए। नाम रेयमोन आत्मा छाप। श्रेणी 27। लड़ाई की शक्ति 100 आयाम। अभिराज की मूल्यांकन प्रतिभा तुरंत सक्रिय हो गई। 100 आयाम, उसने सोचा। तो कठिनाई पूरे बोर्ड में समान लगती है। उसने संक्षेप में सोचा कि क्या टॉवर अपनी चुनौतियों को व्यक्ति के शक्ति स्तर से मेल खाने के लिए स्केल करता है। लेकिन यह उन लोगों के लिए उचित नहीं लगता था जिन्होंने अपने साथियों को पछाड़ने के लिए अथक प्रयास किया था। इस टॉवर से कम ग्रेड 1 चौथी दूरी बनाने के लिए किसी को एक विशिष्ट श्रेणी 27 व्यक्ति की ताकत का कम से कम 100 गुना चाहिए था। मैं इस पर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, अभिराज ने खुद से बुदबुदाया, पहले से ही 30 से ऊपर की मंजिलों पर केंद्रित था। सिस्टम के अनुसार पूरे निर्माण में सबसे मजबूत प्राणी केवल 30वीं मंजिल तक पहुंचा था। बच्चे, तुम सिर्फ 15 साल के हो। रेयमोन की आवाज में मनोरंजन की हल्की हवा थी। अभिराज ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें अटल थीं। इस जीवन में वह वास्तव में 15 का था, लेकिन अगर कोई उसके पिछले जीवन को ध्यान में रखता है तो वह इससे बड़ा था। तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम यहाँ एक दूरी बनाने के लायक नहीं हो, रे ने कहा। उसका लहजा डिसमिसिव था। अभिराज के होंठ एक हल्की मुस्कान में झुक गए। तुम कौन हो? मैं इस टॉवर का पहला संरक्षक हूँ, रेयमोन आकृति ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम बस एक आत्मा अवशेष हो, है ना? अभिराज की आवाज और ज्यादा पॉइंटेड हो गई। क्या तुम अभी भी जीवित हो? क्या तुम यहाँ वास्तविक दुनिया में हो? रे की आंखें संकरी हो गईं। बच्चे, तुम मेरी उत्पत्ति जानने के लायक नहीं हो। अभिराज नहीं झपका। वहाँ 13 अन्य हैं। क्या और संरक्षक हैं, या तुम हम सभी का सामना करने के लिए खुद को विभाजित कर रहे हो? रे के होंठ एक मॉकिंग मुस्कान में घुमाए गए। बहुत सवाल हो गए। अब मरो, मास्टर। अगर आप यहाँ मर जाते हैं तो आपका मूल स्रोत बुरी तरह प्रभावित होगा और आप ठीक से ठीक हुए बिना चौथी धुरी बनाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आपको मरने जैसा महसूस होता है तो आप किसी भी स्तर पर छोड़ सकते हैं। अभिराज का भाव गंभीर हो गया। उसने युमिको को सिर हिलाया और अपनी उंगलियां स्नैपिंग की। पल भर में रेयमोन ब्रह्मांडीय कणों में टूट गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अभिराज ने एक भान उठाए। क्या वह आदमी मैसोकिस्ट है या कुछ और? उस नजर से उसे अचानक भयानक बेचैनी महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया। दूसरी ओर वे सभी पहले ही तीसरी या चौथी मंजिल पर पहुंच चुके थे। किसी ने भी उसके जैसे सवाल पूछने में समय नहीं लिया था। बाहर एक तैरता हुआ रैंकिंग सिस्टम उनके प्रगति को प्रदर्शित करता था। प्रतियोगिता जारी रहने पर टॉवर के भीतर उनकी वर्तमान स्थितियों को दिखाता था। वह अभिमानी बच्चा अभी अभी दूसरी मंजिल पर पहुंचा। मूल परिवार के संरक्षक जिसने अभिराज को चेतावनी दी थी, उसने स्नॉटेड किया। मैंने उससे कहा था कि इस जगह को चुनौती देने से पहले और प्रशिक्षण ले। उनके उम्मीदवार पहले ही चौथी मंजिल पर पहुंच चुके थे।
मूल परिवारों के बीच कोई भी जो 15वीं मंजिल या उससे ऊपर से अपनी चौथी धुरी बना सकता था उसे एक जीनियस माना जाता था। जो लोग 20वीं मंजिल से आगे बढ़ सकते थे उन्हें शीर्ष दावेदारों के रूप में देखा जाता था, जिन्हें विशेष पोषण दिया जाता था। प्रत्येक मूल परिवार में प्रत्येक आयामी दायरे में कम से कम एक सदस्य था, हालांकि उनमें से अधिकांश तीसरे और चौथे आयामों में थे। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को बुजुर्ग का दर्जा दिया गया था। क्या हम अपनी दांव लगाएं? क्षयरन मूल परिवार के संरक्षक ने प्रस्ताव दिया। उसके होंठों पर एक स्लाई मुस्कान थी। ठीक है, 10 स्रोत क्रिस्टल प्रत्येक। ये कैसा लगता है? ओजीट परिवार के संरक्षक चकल्ड दांव के लिए उत्सुक थे। 10 स्रोत क्रिस्टल, क्या तुम गंभीर हो? यह मेरी आधी संपत्ति के करीब है। क्षत्रिंद्र मूल परिवार के संरक्षक जोर से हंसे। उन सभी ने अपने दांव लगाए, लेकिन उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि दोनों बाहरी लोग जीत सकते हैं। उनके दिमाग में यह एक असंभव करतब था। टॉवर के अंदर अभिराज ने अपना ध्यान दूसरे संरक्षक पर फेरा। उसकी शक्ति पड़ी 10,000 आयाम। युमिको, हम गहरी मुसीबत में हैं। अगर यह प्रत्येक मंजिल के लिए शक्ति का पैमाना है। अभिराज ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आवाज टाइट करते हुए कहा, मैं शीर्ष में जो कुछ है उसका सामना करने के लिए कहीं भी तैयार नहीं हूं। हाँ, मास्टर, सबसे मजबूत प्राणी के पास इस टॉवर को चुनौती देने पर कम से कम 100 मिलियन गहरे भूरे रंग की सील की शक्ति थी। रुको, कितनी रंगीन सील हैं? अभिराज ने पूछा। सामान्य चौथा आयाम इक्वल्स 1 डेसिलियन तीसरा आयाम। एक ग्रे सील इक्वल्स 10 चौथा आयामी। एक हल्का भूरा सील इक्वल्स 10 अरब ग्रे सील। एक गहरा भूरा सील इक्वल्स 100 अरब हल्का भूरा सील। एक लाल सील इक्वल्स 1 ट्रिलियन गहरा भूरा सील। एक बैंगनी सील इक्वल्स 10 ट्रिलियन लाल सील। एक काला सील इक्वल्स 100 ट्रिलियन बैंगनी सील। एक सुनहरा सील इक्वल्स 1 क्वाड्रिलियन काला सील। धिक्कार है, मुझे उस शक्ति तक पहुंचने के लिए 70 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं 36वीं मंजिल को चुनौती देना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम 120 दिन लगेंगे। मुझे उनकी सलाह सुननी चाहिए थी। अभिराज ने दबी हुई आवाज में खुद को कोसा। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा था कि वह पहले ही श्रेणी 3 शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन इस टॉवर ने उसे दिखाया कि उसे वास्तव में कितनी दूर जाना था। अरे संरक्षक, अगर मैं अब छोड़ दूं, तो क्या मैं 6 महीने की सीमा के भीतर फिर से चुनौती दे सकता हूं? अभिराज ने पूछा। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी। दयनीय, पछतावे का कोई उपाय नहीं है, संरक्षक ने स्नीयर किया। अभिराज के इरादे को गलत समझते हुए उसने सोचा कि यह उम्मीदवार उससे डर रहा है। युमिको को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर उसने अभिराज को और सावधानी से मार्गदर्शन किया होता, तो उसे अब ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अभिराज ने गहरी आह भरी। जब समय आएगा तो हम इससे निपटेंगे, लेकिन मेरा अनादर करने के लिए तुम नष्ट हो जाओगे। उसकी उंगलियों के एक और स्नैप और दूसरा संरक्षक शून्य में घुल गया। अभिराज का आरोहण जारी रहा। उसके फैसले का वजन उस पर भारी पड़ रहा था। उसका वर्तमान शक्ति स्तर उसे केवल 19वीं मंजिल तक ले जाएगा। ऊपर की मंजिलें उसकी क्षमताओं से कहीं परे थीं। हालांकि अगर उसने खुद को धकेला तो वह 5 और मंजिलों तक पहुंच सकता था, जो उसे किसी भी मूल परिवार के मानकों से एक जबरदस्त जीनियस बना देगा। लेकिन अभिराज इससे संतुष्ट नहीं था। उसने 19वीं मंजिल तक चढ़ने और अधिक शक्ति हासिल करने के लिए 5 दिनों तक वहां के संरक्षक से लड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होगा। उसका दिमाग तेजी से चला। उसे यह पता लगाना था कि इस जबरदस्त अंतर को कैसे बंद किया जाए। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों के स्नैप से प्रत्येक स्तर को साफ किया, उसके विचार आगे की चुनौती से कंज्यूम रहे। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अरे योमिको, तुम एक मूल प्राणी थी, है ना? क्या तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए कोई स्वर्ग विरोधी तकनीक या कोई और प्रोटोकॉल नहीं है? अभिराज ने पूछा। उसके लहजे में फ्रस्ट्रेशन स्पष्ट थी। मास्टर, आपके पास चौथे आयाम के अत्याचारी से 30 सेकंड बचे हैं। अभिराज की आंखें चमक उठीं। 30 सेकंड उसके जैसे किसी के लिए एक लंबा समय था। ये पूरे खेल को बदल सकता है, लेकिन वह किसी भी मंजिल पर एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी समय सीमा बहुत कम थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।